गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? हमारा जो 4th चैप्टर चल रहा था प्लस 2 क्लास का, बस्तियाँ। तो बस्ती मनुष्य की एक मूल इकाई है। आदि मानव जीवन के बाद मनुष्य ने एक स्थान पर रहना शुरू किया। आरंभ में शुरू में कुछ 5, 7, 10 मकान पास में बनाकर रहने लगे, झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे उनका विस्तार होता गया और आज वही बस्ती है, उसने बड़े बड़े नगरों का रूप ले लिया है। तो एक 5, 7, 10 झोंपड़ी से लेकर जो कि इकट्ठी एक स्थान पर हो, बड़े से बड़ा महानगर है, वो बस्ती कहलाता है। बस्ती को हम स्थान के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ जो कि गांव में होती है या गांव के लोग उनमें रहते हैं। नगरीय बस्तियां जिनको हम शहर भी कह सकते हैं और वहां पर शहरी लोग रहते हैं। दोनों में अंतर होता है। अंतर हमने पढ़े थे। तो जनसंख्या के अनुसार हो सकता है या फिर काम या क्रियाकलाप के अनुसार हो सकता है। ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में दोनों में जनसंख्या का आकार, यानी कि गांव में जनसंख्या कम रहती है, नगरों में जनसंख्या अधिक रहती है। इसी प्रकार गांव में है वो प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप जो कि प्रकृति से जुड़े होते हैं, जिसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन या मछली पालन, पशुपालन, आखेट, संग्रहण आदि जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप है जो गांव में की जाती है। जबकि शहरों में इसके विपरीत द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप जिनसे कि उद्योग आते हैं, चाहे वो छोटे स्तर के उद्योग हो सकते हैं या बड़े स्तर के उद्योग हो सकते हैं। तृतीय क्रियाकलाप जिसमें व्यापार, वाणिज्य, दूरसंचार, व्यापार वाणिज्य वस्तुओं का लेन देन होता है। दूरसंचार जिसमें कि टेलीफोन या कंप्यूटर, ये सभी संचार के साधन आते हैं। परिवहन के साधन, बैंकिंग आदि जो कि तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं शोध करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग, जो कि नई नई वस्तुओं का आविष्कार करते हैं, शोध करते हैं। शिक्षक है, वकील है, ये सभी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। और शहरों में मुख्य रूप से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करने वाले लोग ही रहते हैं। तो आज हम करेंगे नगरीय बस्तियाँ कि नगरीय बस्तियाँ क्या होती है। एक तो है ग्रामीण बस्तियों के विपरीत जो नगरीय बस्तियां हैं वो आकार में विशाल और वहां पर जनसंख्या अधिक रहती है। ये हमने पहले ही पढ़ा है। नगरीय बस्तियों में उद्योग, प्रशासन, व्यापार, दूरसंचार या सेवाओं में काम करने वाले लोग हैं, वो नगरीय बस्तियों में रहते हैं। आपकी किताब में दिया भी गया है, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से वहाँ के लोग जुड़े होते हैं। इसके बावजूद गांव और शहरों में सहजीवी संबंध होता है। एक लाइन इसमें देखो, गांव और शहरों में सहजीवी संबंध होता है। अब सहजीवी संबंध कैसे होता है? गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना तो अकेला गांव विकास कर सकता है, ना अकेला शहर विकास कर सकता है। कैसे निर्भर करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है। अप्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि। अब कृषि में फसलों का उत्पादन होगा। उसके बाद में है पशुपालन। पशुपालन से दूध, मांस, ऊन आदि पशुओं से प्राप्त होता है। मत्स्य पालन या मछली पालन। अब मछली पालन, मछली का तेल है या फिर उससे मांस प्राप्त होता है। तो अनेक प्रकार के जो कार्य है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में किए जाते हैं। इनसे जो भी उत्पाद निकलते हैं कृषि से, खाद्यान्न, इसमें गेहूँ है, चावल है, या फिर जो सूत वाले फसलें हैं जिसमें कि कपास है। पशुपालन, इससे दूध, घी, मक्खन, पनीर आदि पशुओं के दूध से ही बनता है और पशुओं से है वो मांस या फिर ऊन भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार है मछली पालन, मछली का तेल, मछली से तेल निकलता है या फिर इससे मांस की प्राप्ति होती है। अब ये सारा का सारा उत्पाद कहाँ जाता है? नगरों में जाता है, क्योंकि नगरों में ना तो कृषि होती, ना पशुपालन होता है, ना मछली पालन होता। तो सारा का सारा उत्पाद किस में जाता है? नगरों में जाता है। तो नगर किस पर निर्भर हो गए? गाँव पर। नगर किस पर निर्भर हो गए? गाँव पर। अब गांव नगरों पर कैसे निर्भर है? अब नगरों से कुछ वस्तुएं हैं वो गांव की तरफ आती हैं, जैसे उद्योगों में बनी हुई वस्तुएं। अब उद्योग गांव में तो नहीं होते या बहुत कम छोटे स्तर के होते हैं। तो उद्योगों में बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहाँ पर आती है? गाँव में आती है। अब कृषि करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आएगी? नगरों से आएगी। पशुओं को खिलाने के लिए कुछ चारे की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आएगी? नगरों से आएगी। पशुओं के लिए जो भी रहने के लिए जो स्थान, शेड वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? उद्योगों में बनते हैं। और उद्योग कहाँ पर है? नगरों के निकट होते हैं सारा। तो गांव और नगर है वो एक दूसरे पर
निर्भर होते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब है कि गांव और शहरों का आपस में संबंध है, क्योंकि गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। गांव के बिना शहर विकास नहीं कर सकता, शहरों के बिना या नगरों के बिना गांव के लोगों का विकास नहीं हो सकता। अब भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ? नगर कोई अचानक तो बने नहीं है, ये तो है नहीं कि आरंभ में जैसे ही मनुष्य ने रहना शुरू किया उसने नगर बना दिए। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया कि वो आदिमानव लोग रहते थे और नगरों का विकास। अब उन्होंने 5, 7, 10 मकान एक स्थान पर झोंपड़ियाँ बनाई, वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद में उन मकानों को पक्का किया, फिर आसपास के लोग भी वहाँ पर रहने लगे और एक गाँव बन गया। अब गांव से शहर कैसे तब्दील हो जाता है कि गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे प्रशासनिक सुविधाओं में हम देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है, अस्पताल है, अलग अलग सरकारी ऑफिस है या कार्यालय, सभी जब एक गांव के आसपास खुल जाते हैं या बन जाते हैं तो दूसरे क्षेत्रों से लोग वहां पर आकर रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो गांव है वो एक शहर का रूप ले लेता है। वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाती है, वहाँ पर उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ था कि ये काल है 700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है और भारत में नगरों का अभ्युदय का मतलब होता है उत्पत्ति होना। प्रागैतिहासिक काल से हुआ है, यानी कि बहुत ही पुराना समय था ये। नगर इतिहासकारों के अनुसार इस काल के अनुसार ईसा से 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इस युग में नगर है वो अस्तित्व में आए थे। अब नगरों के विकास को है 3 भागों में बांटा है। प्राचीन नगर, नगरों का विकास इसमें कौन सा बांटा है? प्राचीन नगर। दूसरा है इसमें मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। तो नगरों के विकास को 3 भागों में बांटा है। प्राचीन नगर, ये 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 2000 से अधिक वर्षों से पहले ये बसे हुए नगर थे। अब इनमें कुछ एक नगर है जिनमें कि वाराणसी, जिसको हम काशी भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ इससे एक गंगा नदी बहती है और गंगा नदी जो है वो 2 भागों में यहाँ पर बंट जाती है। जैसे कि ये वाराणसी, इसने कहा है वाराणसी। अब यहाँ पर गंगा नदी आती है वो 2 भागों में, इस प्रकार से उसके 2 भाग हो जाते हैं और फिर आगे जाकर वापस में मिल जाती है। तो इसे एक का नाम वरुणा है, एक का नाम आसी है, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है और ये इसको काशी भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में है प्रयाग का या इलाहाबाद, इसको पहले इलाहाबाद, आजकल इसका नाम प्रयाग रख दिया गया, वापस कर दिया। प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में है पाटलिपुत्र या पटना, आजकल इसको पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र या पटना है वो बिहार की राजधानी है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। मदुरै तमिलनाडु में है। हस्तिनापुर, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली कहते हैं, इसका पुराना नाम महाभारत के समय इसका नाम हस्तिनापुर भी था। इंद्रप्रस्थ भी इसको कहा जाता था। और उज्जैनी जो है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में, और कौशाम्बी, ये कुछ एक प्राचीन नगर है जो कि 2000 से अधिक वर्षों से पुराने। हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा भी होगा, जैसे कि हस्तिनापुर के बारे में पढ़ते हैं तो महाभारत का युद्ध हमें सामने आ जाता है। पाटलिपुत्र उसमें इनके राजा हुआ करते थे और खुद एक राज्य थे सारे। उसके बाद में मध्यकालीन नगर जो कि सन 747 से, मध्यकालीन नगर कब शुरुआत हुई थी? 747 ईस्वी, 747 ईस्वी से लेकर ये 1706। अब इसको 1706 की जगह हम 1700 लिख सकते हैं। 747 की जगह अगर हम इसको 750 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 750 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में जिन नगरों का उदय हुआ, जिन नगरों की उत्पत्ति हुई, वो आते हैं मध्यकालीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। हम इसमें बहुत सी रियासत का अर्थ होता है कि छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों को रियासत कहते थे, उनकी राजधानियाँ थी। अब इसमें राजपूत युग में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मध्य प्रदेश में बहुत से नगर हैं। तो इसमें कुछ मुस्लिम युग में भी नगर है। अगर सारे नगर याद नहीं रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे इसने मध्यकालीन में कम से कम 20 नगरों के नाम, 20 से अधिक नगरों के नाम दे रखे हैं। तो हम 10-12 नगर, जैसे 1-2 हमने राजस्थान में कर लिए, 1-2 मध्य प्रदेश की कर ली एग्जाम्पल के तौर पर कि ये नगर है वो मध्यकालीन नगर थे। आधुनिक नगर ये अंग्रेजों के समय के थे, जब अंग्रेज भारत में आ गए थे तो उस समय के ये नगर थे आधुनिक नगर। ये 1707 इसने कहा है, 1707 आप लिखो। 1700 ईस्वी के बाद, 1700 ईस्वी के बाद जो नगर बने या बसे या जिन नगरों का विकास हुआ वो कहलाते हैं आधुनिक नगरों के अंतर्गत आते हैं।
अब इसमें अंग्रेज़ों ने इन नगरों को बसाया था, अंग्रेज़ों ने इनका विकास किया और बहुत से जो वह तटीय नगर थे, तट के निकट, समुद्र तट के निकट क्यों बसाया उन्होंने? क्योंकि व्यापार करने के लिए समुद्र की आवश्यकता होती थी। आज भी अधिकतर व्यापार है वो समुद्रों के माध्यम से होता है। समुद्रों के तट पर नगर नहीं होंगे तो सामान को एक स्थान पर एकत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तट के निकट नगर बसाए। तट क्या होता है? जैसे कि भारत की ये स्थिति है दक्षिण भारत की, अब यहाँ पर कोलकाता है, जब ये सीमा, ये तो हो गया समुंदर और ये हो गया स्थल भाग, जैसे कि ये भारत है, ये हो गया अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब इस लाइन के आस यानी कि तट के निकट जब किसी देश की सीमा, ये देश हो गया, जब किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है तो वो तट रेखा कहलाती है। ये सीमा छू रही है समुद्र को। इसके एक और यहाँ पर तो जल है और यहाँ पर स्थल भाग है, तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वो तटीय नगर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोलकाता है, अंग्रेजों के समय इसका विकास हुआ। मद्रास है, तमिलनाडु की राजधानी, जिसको चेन्नई कहते हैं, आपने नाम सुना, अंग्रेजों के समय विकास हुआ। सूरत है जो कि गुजरात में है, अंग्रेजों के समय विकास हुआ क्योंकि इन मार्गों के माध्यम से वो व्यापार करते थे। तो अधिकतर इसमें व्यापारिक शहर बसाए गए थे। व्यापारिक शहर कौन कौन से थे? गोवा, पुदुचेरी, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा एक राज्य जिसकी राजधानी पणजी है। सूरत आपको बता दिया गुजरात में है। उसके बाद में दमन एंड द्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बीच में स्थित इन नगरों का विकास अंग्रेजों ने किया था। अब उसके बाद में इन्होंने क्या, भारत में आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास भी हुआ था। आधुनिक उद्योग, अब कुछ नगर ऐसे थे जहाँ पर उद्योग लगा दिया। अब उद्योग जहाँ पर लगा देते हैं वहाँ पर लगातार जनसंख्या का केंद्रण बढ़ता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है और नगरों का विकास हो जाता है, नगर का रूप ले लेता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा गांव था साकची। साकची क्या था? ये गांव था, साकची ये गांव था। कहाँ पर था? झारखंड में, झारखंड में। अब ये झारखंड में, लेकिन उस समय किस में था? ये बिहार में था, क्योंकि 2001 में झारखंड और बिहार है वो अलग हो गए थे। तो गांव का नाम क्या था? साकची। 1907 सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा, अब आपने टाटा इंडस्ट्री या उद्योगों का नाम सुना होगा, जमशेद जी टाटा, उन्होंने क्या किया कि इस स्थान पर उद्योग लगा दिया। कौन सा उद्योग लगाया? लो इस्पात उद्योग यहाँ पर लगा दिया। अब लो इस्पात उद्योग यहाँ पर लगा दिया तो उद्योग में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। अब श्रमिक यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उन्होंने इसी उद्योग के आसपास अपने छोटे छोटे मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद में इस उद्योग में जितनी भी वस्तुएं बनती, लो इस्पात या लो ऐसे जितनी वस्तुएं बनती, उसका एक दूसरे, पहले तो वो कच्चा माल लाना पड़ता, तब वाहन की आवश्यकता होती। उसके बाद में इस जहाँ जो माल यहाँ पर बनता उसको ले जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती, सड़कों की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद में रेलवे लाइन यहाँ तक बिछाई गई। तो धीरे धीरे यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न हो गई। अब सभी प्रकार की सुविधाएं होगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो लोग इस स्थान पर आकर रहने लगे। अब एक गाँव था छोटा सा, नाम था साकची। तो इस गाँव का विकास हुआ धीरे धीरे, कुछ एक सालों तक विकास होने के बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जमशेदपुर। अब इस साकची नीच को जमशेदपुर कहते हैं। किसके नाम पर रखा गया? जमशेद जी टाटा के नाम पर। जो एक छोटा सा गांव था वो एक बड़ा शहर या नगर बन गया और ये झारखंड में स्थित है। तो इसी प्रकार कुछ एक औद्योगिक नगर भी थे, राउरकेला है, भिलाई है, जमशेदपुर है, जो कि उद्योगों के कारण नगरों का विकास हुआ था। तो ये कुछ एक नगर है। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? कुछ प्रशासनिक राजधानियों को उन्होंने प्लान के तहत बसाया। प्लान क्या होता है? प्लान के तहत बसाने का उनका था कि कोई भी नगर है उसको, उसकी सड़कें हैं वो बिल्कुल सीधी हो, एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। इस प्रकार के उन्होंने नगर, ये नहीं कि कोई सड़क कहाँ से निकल गई, कोई गलियाँ कहाँ से, इस प्रकार से उन्होंने नगरों को बसाने की कोशिश की। अब उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए चंडीगढ़, जो कि एक प्रशासनिक नगर भी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, और एक प्लान के तहत बसाया गया नगर भी है। चंडीगढ़ हो गया। भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है। गांधीनगर
नगर है, जो कि गुजरात की गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी। भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी है। चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। तो दिसपुर है वो दिसपुर है वो असम की राजधानी है। अभी शहर है सभी राजधानियां हैं। ये जितने भी 4 शहर आपको दिखे ये किसी न किसी राज्य की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़, उड़ीसा की भुवनेश्वर, गुजरात की गांधीनगर और असम की दिसपुर, सभी ये शहर प्लान के तहत बसाई गई। अब चंडीगढ़ अगर आपने देखा हो तो सभी सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री कोण पर काटती है और पूरा का पूरा शहर आयताकार जैसी आकृति में दिखाई देता है। अब फिर है भारत में नगरीकरण। अब भारत में नगरीकरण कैसे हुआ? भारत में नगरीकरण अब नगरीकरण शब्द जो आया है इसका अर्थ होता है कि भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ। नगरों में जनसंख्या है वो अचानक तो नगर नहीं बनते, पहले आपको बताया पहले गांव थे, धीरे धीरे नगरों का रूप लिया है। अब इसमें एक तो है प्राकृतिक वृद्धि। नगर क्यों बने थे? प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जब हम पढ़ रहे थे हमने चीज पढ़ी थी प्राकृतिक वृद्धि और एक पढ़ा था हमने वास्तविक वृद्धि। अगर आपको याद हो 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने प्राकृतिक वृद्धि और दूसरा पढ़ा था वास्तविक वृद्धि। दोनों में अंतर क्या था? इसमें था प्राकृतिक वृद्धि थी जन्म माइनस मृत्यु। जैसे 50 लोगों का जन्म हुआ, 30 लोगों की मृत्यु हुई तो 20 लोग बचे हैं। इसका मतलब है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे है वो 20 लोगों की वृद्धि हुई है। वास्तविक वृद्धि क्या थी? अब इसको अलग से करते हैं। 50 लोगों का जन्म, यहाँ तक चलिए इसमें लिख देता हूँ आपको, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब जन्म 50 लोगों का, मृत्यु 30 लोगों की। उसके बाद में लिखा है आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है आना, हमने प्रवास के बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे 20 लोग यहाँ पर आ गए। उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। अब एक क्षेत्र से 10 लोग चले गए, अब कितने बचते हैं? देखो 50 माइनस 30 20 बच गए, प्लस 20 माइनस 10 10 बच गए, यानी कि यहाँ पर 30 लोगों की। वास्तविक वृद्धि क्या दिखा रहा है? 30 लोगों की। प्राकृतिक वृद्धि क्या दिखा रहा है? 20 लोगों की। दोनों में अंतर आ जाता है। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नगरों की प्राकृतिक वृद्धि के बारे में। आपको वास्तविक वृद्धि इसलिए बताया ताकि आप भूल ना जाओ। तो नगरों की प्राकृतिक वृद्धि से भी नगर बढ़े हैं, नगरों में जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा इसने बताया कि गांव से नगरों की ओर प्रवास। गांव से मुख्य कारण तो यही है, गांव से नगरों की ओर प्रवास। अब उसमें प्रवास का जिक्र आया था, अब इसमें दूसरा पॉइंट प्रवास का आ गया, यानी कि दोनों को मिलाए तो वास्तविक वृद्धि बन जाती है। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु। गाँव शहरों में भी जन्म दर होती है, जन्म दर के कारण नगरों में जनसंख्या बढ़ी है, ये कहना है। दूसरा इसने कहा है दूसरा कारण हो सकता है गांव से नगरों की ओर प्रवास। और तीसरा कारण बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय घोषित हो जाने से। तीसरा कारण है ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय घोषित हो जाने से। अब ये तीसरा पॉइंट समझो आप। ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे कि ये गांव है, अब तक ये गांव है, लेकिन सरकार कई बार क्या करती है, इसको एक शहर बना देती है, यानी कि इसको शहर की में गणना की जाती है। अब शहर में गणना कैसे की जाती है, उसका कारण क्या है? गांव से शहर घोषित कब होते हैं? जनसंख्या। पहला आधार होता है जनसंख्या। जनसंख्या है वो 5000 से अधिक होनी चाहिए। कितनी अधिक? उस गांव की जनसंख्या कितनी अधिक होनी चाहिए? 5 शहरों में अगर घोषित उसको करना है तो जनसंख्या होनी चाहिए 5000 से अधिक, यानी 5000 प्लस। तो भारत में बहुत से गांव हैं जिनकी जनसंख्या तो 5000 से अधिक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है शहर बनाने की? दूसरी कंडीशन है कि वहाँ की 75% जनसंख्या, कितनी? 75% जनसंख्या किसमें लगी हो? गैर कृषि कार्यों में। किसमें लगी हो? गैर कृषि कार्यों में। अब गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप, यानी कि उसकी 75% से अधिक जनसंख्या, 75% से अधिक जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी, यानी कि कृषि ना करती हो। सिर्फ उस क्षेत्र की 25% से कम, 25% से कम जनसंख्या ही कृषि करती हो। 2 कंडीशन हो गई।
तीसरी कंडीशन क्या है कि वहां पर प्रशासनिक, वहां पर कार्यालय लिख सकते हैं, कार्यालय जिसमें कि प्रशासनिक या प्राइवेट सरकारी सभी आ जाते हैं, जितने भी चाहे कार्यालय है, बैंक है या फिर डाकघर है, सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए, तभी जाकर किसी गांव को शहर घोषित किया जा सकता है। अब भारत में बहुत से गांव, बड़े गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या है वो 5,000 या 20,000 से भी अधिक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इसमें कार्यालय भी है, वहाँ पर बैंक भी है, डाकघर भी है, जनसंख्या है। दिक्कत क्या है कि वहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, जो कि हर गांव में नहीं मिलती है गैर कृषि कार्यों में लगी हुई जनसंख्या। इसलिए हर गांव को घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से गाँव हैं जिनको कि ग्रामीण क्षेत्र को या गाँव को नगरीय घोषित कर दिया जाता है। इसलिए भारत में लगातार नगरों का विकास हो रहा है। पहला क्या है कि एक छोटे से नगर में प्राकृतिक वृद्धि होना, नगर का आकार बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है, गाँव से नगरों की ओर लोग प्रवास करके चले जाते हैं, नगरों में अच्छी सुविधाएं मिलती है, इसलिए नगरों में चले जाते हैं। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण होता है एक गांव है उसको नगर घोषित कर दिया जाता है, उसको एक नगर, एक शहर मान लिया जाता है, तो भी वहां पर लोग आकर रहने लगते हैं, इसलिए वो एक बड़ा शहर या बड़ा नगर बन जाता है। अब उसके बाद में नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण। अब इसमें जनसंख्या के आधार पर देखते हैं नगरों का वर्गीकरण है। एक तो है जनसंख्या के आकार के आधार पर, दूसरा है प्रकारों के आधार पर। जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर, ये तो हो गया पहला उसका। दूसरा है प्रकार्य, प्रकार्यों, या इसको हम कार्य भी लिख सकते हैं, कार्य के आधार पर। तो दो भागों में बांटते हैं नगरों का वर्गीकरण, दो प्रकार से करते हैं। अब पहला जो है जनसंख्या के आकार के आधार पर। अब सभी नगरों की जनसंख्या एक जैसी नहीं होती कि पहले उसको कस्बा कहते हैं, उसके बाद में शहर कह देते हैं या नगर कह देते हैं, फिर उसको मेट्रोपॉलिटन कह देते हैं या महानगर कह देते हैं, फिर उसको मेगा सिटी। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर देखो आप भारत की नगरों कितने भागों में बांटा है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को कस्बा कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। ऐसे बहुत से नगर हैं हमें। उसके बाद में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। अब 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले को महानगर, 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या बहुत हो जाती है। उसके बाद में है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर या मेगा सिटी कहा जाता है। और अधिकांश महानगर और मेगा नगर है वो नगरीय संकुल है। अब नगरीय संकुल क्या होता है ये देखो, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली। अब दिल्ली के निकट कौन कौन से हैं? गुड़गांव है, सोनीपत, उसके बाद में है गुड़गांव, इसका नाम आपको पता ही होगा, गुरुग्राम, नाम इसका चेंज कर दिया है गुरुग्राम। उसके बाद में आ जाता है इसके निकट है फरीदाबाद, मेवात भी है, राजस्थान का भरतपुर आ जाता है, भरतपुर, नोएडा है। तो अनेक ये जो इसके आसपास के जो नगर है, जब इस नगर में मिल जाते हैं तो वो कहलाता है नगरीय संकुल। अब चाहे सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, मेवात, भरतपुर, नोएडा है। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये नोएडा है या फिर दिल्ली है या फिर गुड़गांव, दिल्ली आपस में मिल गए हैं। एक बड़ा नगर है, दिल्ली एक बड़ा नगर है, उसके आसपास के छोटे नगर है, उस नगर बड़े नगर से मिल गए हैं, इसलिए इसको नगरीय संकुल कहा जाता है। तो नगरीय इतना आपको। उसके बाद में जो पीछे एक टेबल दी गई है जनसंख्या के आकार, जनसंख्या, जनगणना, ये आपको टेबल नहीं करनी है। फिर इसने कुछ एक पॉइंट बताए हैं कि एक नगर और उसका संलग्न विस्तार या बहिर्बद्ध होता है। आप एक नगर और उसका संलग्न विस्तार चारों ओर होता है, एक नगर और उसके आसपास के नगरों का विकास है वो चारों ओर होता है। दूसरा का एक नगर या उससे सटे हुए एक से अधिक नगर और उसका क्रमिक विस्तार, यानी कि एक बड़ा नगर और उसके आसपास के नगरों
जो उसके आसपास के नगर हैं उनका विस्तार होता रहता है। दोनों पॉइंट लगभग जैसे हैं। नगरीय विस्तार के उदाहरण है रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे नगरों में होते हैं। पतन क्षेत्र है, सैन्य छावनी। पतन क्या होते हैं? पतन जो तटीय नगर की हम बात कर रहे थे, समुद्र के तट पर स्थित नगर जहाँ पर कि व्यापार किया जाता है उनको बंदरगाह भी बोलते हैं और पतन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्री जहाज है वो खड़े रहते हैं। हो सकता है कोई नगर है वो जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, ये इसमें नगरीय संकुल में भी आते हैं। उसके बाद में इसने तीसरा बताया है कि देश की लगभग 61% जनसंख्या नगरीय प्रथम वर्ग के नगरों। ये हमें नहीं बताना है कि कौन से, हमें सिर्फ इतना बताना है कि भारत में बहुत से मेगा नगर हैं। इन नगरों के नाम है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद। तीसरे पॉइंट में ये बताना है कि भारत में बहुत से है वो मेगा नगर है, बहुत बड़े नगर है, जिसमें कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। और इसमें 5 शुरू में निशान भी लगवाए, एक तो है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर और हैदराबाद भी आप कर देना। 6 नगरों के नाम याद कर लेना। उसके बाद में अगले पेज नंबर 72 पर चलते हैं। तो नगरों का है प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। कार्य के आधार पर भी नगरों को बांटा जाता है कि कौन से नगर में कौन कौन से कार्य होते हैं। और भारत की एक विशेषता है कि भारत का कोई भी नगर है वो उसमें एक ही कार्य नहीं होता है, जबकि कुछ देशों में क्या होता है कि एक नगर है वो विशेष कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। जैसे पिट्सबर्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका में, लो इस्पात उद्योग के लिए है। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि और मांस मंडी के लिए है। तो बहुत से देशों में ऐसा होता है। मिलान है इटली में, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ओसाका है जापान में, सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। नगोया है जापान में, नगोया एक शहर का नाम है जापान में, जो कि कारों के लिए है। डेट्राइट संयुक्त राज्य अमेरिका में कारों के उत्पादन के लिए है या वाहनों के उत्पादन के लिए। लेकिन भारत में जो नगर है, जितने भी नगर है, वहाँ पर एक प्रकार के कार्य नहीं होते, मिले जुले कार्य होते हैं। लेकिन फिर भी एक नगर में अधिकतर कौन से कार्य होते हैं उसके आधार पर हम नगरों को बांट देते हैं। तो नगरों का प्रकार्यात्मक, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब इसमें नगरों में होने वाले कार्य के आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं कि वहाँ पर कौन से विशेष प्रकार के कार्य होते हैं। तो जनसंख्या की अपेक्षा पर कार्य है वो नगरों के वर्गीकरण का एक अच्छा आधार है या फिर प्रभावी और ठोस आधार है। तो इसने कहा कुछ नगर अपने निश्चित क्रियाकलाप, उत्पाद और सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्रियाकलाप यानी कि काम के लिए, उत्पाद वहाँ पर कौन सी वस्तुएं बनती है? सेवा। अब एक शब्द आता है हमारे सामने, सेवा। सेवा का मतलब किसी के पैर दबाना ऐसा कुछ नहीं होता, नगर ऐसा कुछ नहीं करते। सेवा का मतलब होता है जो तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक चतुर्थक जो क्रियाकलाप है वो सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में उत्पाद बनते नहीं है। सिर्फ एक तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में उत्पाद नहीं बनाए जाते हैं। या तो प्राथमिक क्रियाकलाप में उत्पादन होता है या द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि या मछली पालन, पशुपालन, आखेट संग्रहण जो भी है वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होगा। द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होगा। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में व्यापार, वाणिज्य, दूरसंचार, परिवहन जितने भी है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसको ट्रांसफर करने का या भेजने का कार्य करते हैं। तो वो सभी सेवाओं में आते हैं। तो स्थानीय स्तर पर प्राप्त संसाधनों के कारण अभी नगर क्यों विशिष्ट हो जाते हैं? विशिष्ट का मतलब एक विशेष कार्य। एक तो स्थानीय स्तर पर कौन कौन संसाधन है, या यदि वहाँ पर खनिज है तो वहाँ पर लौह इस्पात या फिर अनेक प्रकार के उद्योग लग जाएंगे। नगरों की स्थिति के कारण नगर कहाँ पर है, किसी भी देश के तट पर है तो वो पतन नगर बन जाएंगे क्योंकि वहाँ पर, और देश के आंतरिक भाग में है तो हो सकता है वो कृषि, जहाँ पर कृषि अधिक होती हो तो वो कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, जहाँ पर उद्योग अधिक है उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो किसी भी नगर की स्थिति भी निर्भर करती है नगरों के प्रसिद्ध होने के लिए। ऐसे स्थान से जुड़े सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक मूल्यों के द्वारा कुछ नगर है वो संस्कृति, इतिहास के लिए प्रसिद्ध, जैसे कि दिल्ली है उसका इतिहास रहा है, ऐतिहासिक नगर है दिल्ली। या फिर कुछ एक सांस्कृतिक नगर जैसे कि वाराणसी है, मथुरा है, ये सांस्कृतिक नगर अपनी संस्कृति के कारण या अपने पारंपरिक मूल्य, जो पुरानी चली हुई मूल्य परंपराएं हैं उनके कारण ये नगर आज भी प्रसिद्ध है। ये कारण है कि पतन नगर विदेशी व्यापार और संबंधित क्रियाकलाप करते हैं। पर्वतीय नगर है पर्यटन से जुड़े होते हैं। अब पर्वतों में नगर है वहाँ पर कोई कृषि तो होती नहीं, लेकिन वहाँ पर पर्यटन होता है, ना वहाँ पर उद्योग लगते हैं। तो पर्यटन मतलब लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अपने छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं, तो वो पर्यटन नगरों में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार देश के मध्य भागों में स्थित नगर जैसे मध्य प्रदेश के इटारसी है, बीना, कटनी, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, टुंडला जैसे नगर है वो रेल जंक्शनों के लिए
प्रसिद्ध है। हरियाणा का भी है रेवाड़ी, जो कि रेल जंक्शन के अंतर्गत आता है। रेल जंक्शन क्या होता है, जब अनेक दिशाओं से आकर वहाँ पर रेलवे लाइन मिलती है, वो रेल जंक्शन कहलाता है। अब जहाँ पर रेल अनेक दिशाओं से आकर मिलेगी तो क्या होगा, वहाँ पर लोग आएंगे तो वहाँ एक दुकानें होगी, क्योंकि लोग सामान खरीदेंगे, लोग दूसरे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एक धीरे धीरे एक बड़ा नगर विकसित होने लगता है। पहला उसमें करते हैं प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगरों में क्या होता है कि यहाँ पर प्रशासन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य हैं वो यहीं पर होते हैं। प्रशासनिक नगर, तो सभी प्रकार के प्रशासन से संबंधित, सरकार से संबंधित कार्य होते हैं। और इसमें किसी भी देश की, हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के राज्यों की राजधानियों के नाम लिखेंगे। भारत के सभी राज्यों की राजधानियां हैं वो प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आती है। हमें क्या लिखना है, किस प्रकार के नगरों का मुख्य कार्य है वो प्रशासन से संबंधित होता है। सरकार के जितने भी कार्यालय है या फिर ऑफिस है वो इन्हीं नगरों में होते हैं, और सरकार का कार्य इन्हीं नगरों के द्वारा होता है। जैसे इसमें चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना, जो भी आपको ठीक लगे, 5, 6, 7 जो भी राजधानी आपको, कोई किसी भी राज्य की आप राजधानी में लिख सकते हैं। उसके बाद में है औद्योगिक नगर। दूसरा कौन सा है, औद्योगिक नगर। दूसरा हमारा है औद्योगिक नगर। अब जितने भी उद्योग हैं वो औद्योगिक नगरों के अंतर्गत आते हैं।